नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका यूपी स्पेशल का ठीक है 5वां वीडियो है। आज हम करेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पूरे देखेंगे, जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपका रिप्रेशन भी हो जाएगा। और साथ साथ इसके जो पर्यटन से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी एक हम देख लेंगे। आप यूपी स्पेशल जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप आगे एक बार वीडियो को देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर के साथ हो जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन के साथ हो जाएगा, है ना। तो इससे एक बूस्टर मिलेगा रिवीजन में भी। और आप जानते हैं एग्ज़ाम आ रहा है, 27 तारीख को लगा हुआ है, और वैसे टलने की संभावना तो कम है। बाकी 27 तारीख को तो कंफर्म ही जहाँ तक है, तो इसलिए आपको लोगों के लिए काफ़ी ये अच्छी वीडियो होने वाली है। और जो पुराने व्यूवर हो तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनसे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। एनीवे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे, नहीं है। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2022 का ही। ठीक है, तो कौन सा बांध नहीं है? तो जो ये बदुआ बांध है, ये बदुआ बांध आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। देख लेते हैं अन्य बांधों को भी थोड़ा। अहरौरा बांध ये आपका मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अंडवा बांध ये भी मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। और बघेलखंड ये बलरामपुर के क्षेत्र में पड़ता है, ये भी आपका यूपी के में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी है? ठीक है, कौन सी है पूछा यहाँ पे, तो कौन सी है? ये जो रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पे बनी है, सोनभद्र में। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी गांव में स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रिहंद को गोविंद बल्लभ पंत के नगर के नाम, सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है। कौन है? नलकूप है। अभी देख लेते हैं किससे कितना कितना है। उत्तर प्रदेश का नहर का सिंचाई का क्षेत्र देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2166 हेक्टेयर यानी कि 15.2% क्षेत्र नहर के सिंचाई अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, देख लेते हैं कौन किससे किससे कितना सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। तो नलकूपों से लगभग 74.9% होती है। नहर से आपका 15.2% होती है। कुओं से 8.8% होती है। तालाब झील आदि को से 0.5%, और जो अन्य हैं उनसे 0.6% के आसपास यहाँ पे सिंचाई साधन होती है। निम्नलिखित सिंचाई साधनों से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो हमने भी पर देखा नलकूपों की संख्या सबसे सर्वाधिक है, 74 लगभग 75% के आसपास। ठीक है, नलकूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंचाई करती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहर है जो अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? ठीक है, तो कौन सी नहर है आपका? ये आपका है शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है, और यह चंपावत के वनवासा यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान शारदा नदी से निकलती है। शारदा का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ था, और ये 1928 में जाके पूर्ण हुआ, यानी कि 8 साल लग गए। ठीक है, 8 साल लग गए। इस नहर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई होती है। ठीक है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इसको बनने में भी 8 साल लगे, और इससे 8 लाख हेक्टेयर भूमि भी सिंचाई होती है। ठीक है, 1920 से 1928 तक बना इसका नहर का जो स्ट्रक्चर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। ठीक है, शारदा नहर सबसे लंबी है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश है। देश में नलकूपों तथा कूप संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि
क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। कौन सा जिला? तो ये आपका हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाभान्वित होता है अर्जुन बांध से। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिला हमीरपुर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? तो ये आपका जो गोकुल बैराज परियोजना है ये आपका पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 में दशक में हुआ, जिसमें आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश मथुरा गोकुल के मध्यम यमुना नदी और इस परियोजना का निर्माण भी करवाया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पे है? तो ये बेतवा नदी पे है। ठीक है, बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना है और यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करता है। ठीक है, बेतवा नदी परियोजना। दक्षिण उत्तर प्रदेश औरैया जिला प्रमुख किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देसी घी होता है। ठीक है, देसी घी होता है। दक्षिण उत्तर प्रदेश में औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और गुड़ के लिए प्रमुख उत्पादन जिलों में अयोध्या, मुजफ्फरनगर, हींग के प्रमुख उत्पादन में हाथरस है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और स्थानीय लोग इसे घास के कई प्रकार, सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो ये सरपत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सरपत के बारे में बात हो रही है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह एक घास होती है जिसे टहनियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, सरपत एक तरह की घास है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? ठीक है, नहीं उगाई जाती है। तो यहाँ कपास नहीं उगाई जाती है आमतौर से। ठीक है, उगाई जाती है लेकिन कम मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, मतलब रेगुलर फसल नहीं है यूपी की कपास। कपास आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा अधिक मात्रा में। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ आदि है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं है उगाया था। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और काली मिट्टी उत्तर प्रदेश की करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कपास की खेती जनरली कहाँ देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में तो मिलती है, साथ में गुजरात और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो ये आपका सहारनपुर और मेरठ का जो क्षेत्र है वहाँ पे उगाया जाता है। सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोन। क्या है? साइट्रस लिमोन। भारत में कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो ये लगभग 25 से 40% पैदा होता है यूपी में आपके। भारत में कुल गन्ना उत्पादन 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन से हैं? यूपी है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक आता है क्रमशः और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, ये सारे क्रमशः आते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आम कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात इत्यादि ये सारे स्थान रखते हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में से शामिल है? तो ये आपका FDI है, ठीक है, FDI नहीं है। किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश के निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है। जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडार निगम CWD, राज्य भंडार निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी एजेंसी होती है। कुछ आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सच नहीं है? ठीक है, वैसे ये 2014-15 का आंकड़ा है, ठीक है, तो ये आपके काम का है नहीं, बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। एक्शन देखते हैं। आर्थिक रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है, कितने हैं? 28 हैं। 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 89 हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान में 89 हो गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पडिचेरी में 1974 में खोला गया था। निम्नलिखित में से किसे बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको कुशीनगर है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है और इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश के बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आपका आलमबाग में है, ठीक है, आलमबाग में है। राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्ष में गठित की गई। कृषक समृद्धि आयोग द्वारा उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना था। यह आपका 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। UPPC RO मेंस में आया हुआ है। यूपी का परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो ये आपका बेतवा नदी पे है, ठीक है, परीक्षा बांध आपका नेतवा नदी पे है। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में है, ठीक है, आगरा में है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताएं। तो कौन सा है? काला नमक, ठीक है, काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल है किस्म है, और यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सूचित सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा BC से की जा रही है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी इसे जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली का चावल को कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, चंदौली का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह पर के पानी की बेहतर आपूर्ति के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है। तो ये आपका वर्षाजनक, ठीक है, वर्षाजनक उत्तर प्रदेश सिंचाई क्षेत्र के लिए नहरों में बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया था और इस उद्देश्य में 1973 से 74 में प्रवेश में 3 समादेश परियोजनाओं किया गया है। कौन कौन सी हैं? शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। साथ में शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो ये आपका सोवियत यानी कि रूस से। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी सोवियत और रूस के सहयोग से किया गया था। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, यानी कि 855 फीट है, और वर्तमान में इसकी स्थापना की क्षमता 2400 मेगावाट की है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने को मंजूरी दी है, और टिहरी बांध परियोजना केंद्र सरकार ने 75%, राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा बांध है। ठीक है, रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माती टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 45.72 मीटर है, और रिहन बांध सोनभद्र नदी पर एक स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश में राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो हमने भी देखा भी था पर भी कि ये बेतवा नदी पे है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं बना है। एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा बांध, ठीक है, बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये खत्म होता है। और जो पर्यटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे उनको भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है, लेकिन जो भी आए कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका रामपुर में पड़ जाता है। ठीक है, रामपुर, बरेली रामपुर वाला। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपका लखनऊ में पड़ जाता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये आपका रामपुर पड़ जाता है। ठीक है, और जवाहर नक्षत्रशाला ये आपका प्रयागराज में पड़ जाता है। तो जी ये दो हैं, ये ध्यान रखेंगे रामपुर में। एक भीमराव अंबेडकर, आर्यभट्ट, ये दोनों ही एक ही है भाई, एक ही है। ठीक है, हाँ, ये दोनों एक ही नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है। दोनों ना एक ही नाम है। तो ये 4 है, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगर आप ये 4 रखते हैं तो आपका 1 नंबर प्लस हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, अभी हमने ऊपर देखा, रामपुर में है। ठीक है, प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। ठीक है, क्या नाम किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया था। अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये आपका समग्रता उपागम को अपनाया गया है। किसे? समग्रता उपागम को। ब्रांड एवं उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश ने पर्यटन की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति करके समग्रता उपागम किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो ये आपका 1974 में होती है। ठीक है, 1974 में होती है। पर्यटन के विकास संबंधी योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश के निदेशालय का गठन किया गया था, और बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल एवं क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन निगम की स्थापना भी होती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा है, हाँ पूछा है या फिर नहीं पूछा है। तो ये इसका आंसर क्या है देखते हैं। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, हिंसा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई विवाद रहा होगा, हो सकता है इसे हटाया भी गया वो उस टाइम। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र रहा है, और यह निम्नलिखित में से किस नदी
तट पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे, गंगा रिवर पे है, ठीक है, गंगा रिवर पे है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ एवं केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बड़ा सा शहर है और इस जोन जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है, ठीक है। इसको घाटों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थान यहाँ महत्वपूर्ण रखता है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है, ठीक है। तो ये बिठूर, चित्रकूट, कलिंजर और महोबा वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य पर्यटक की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों में चयनित पर्यटन के स्थल परिपथ सृजन किया गया है। पर्यटन में सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं और बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजन, महोबा आदि में भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पर्यटन और सिंचाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के टेलीग्राम से ले सकते हैं। और कमेंट में आप एक कमेंट जरूर छोड़ जाइए करिएगा, क्योंकि आप बता सकें कैसे आपको वीडियो इंप्रूवमेंट चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।